और आपका चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर मोहम्मद अंजुम कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से है आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है ये एक तालीमी चैनल है क्योंकि तालीम तो सबके लिए। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल to help those students who want to get the high education but can't afford the heavy fees of the universities. This channel will help them and will pay their fees ताकि वो भी माशरे का एक अच्छा किरदार, एक कामयाब इंसान बन सकें, माशरे में कामयाब इंसान के तौर पे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो शुक्रिया, नहीं किया अभी करें और सब जगह इसको शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो सके। ये कोई इंटरटेनमेंट फूड चैनल तो है नहीं जिसको आप इतनी पसंद कीजिए, लेकिन तालीमी चैनल है, इसको उसी शौक़ से देखें और आखिर तक हमारी वीडियोस देखें ताकि हम अपनी कामयाबी में आपको भी शामिल रखें। आज जो हमारे क्लास का टॉपिक है वो है ट्रेजरी मैनेजमेंट। तब हम बगैर कोई टाइम जाए कि अपनी क्लास की तरफ जाते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, इसकी एक क्लास हम पहले भी कर चुके हैं और उसमें हमने जाना था कि ट्रेजरी मैनेजमेंट होती क्या है और किसी भी ट्रेजरी में डिपार्टमेंट के क्या क्या बेसिक फंक्शन होते हैं और उनके क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आज हम पढ़ेंगे उस रोल के बारे में इन डिटेल, इन डेप्थ। बुनियादी मकसद ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या होता है? बुनियादी मकसद फंड अरेंज करना होता है, कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए फंड अरेंज करना या लॉन्ग टर्म पेमेंट्स के लिए फंड अरेंज करना। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट का बुनियादी ऑब्जेक्टिव है ताकि कंपनी का जो विजन है, कंपनी का जो ऑपरेशन है वो ना रुके, वो हडल ना हो और कंपनी की ग्रोथ बरकरार रहे। तो पहले हम जानेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है। किसी भी कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल के लिए फंड अरेंज करना ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वेरी सिंपल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कि ट्रेड डेट प्लस इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए वेंडर की पेमेंट, वेंडर्स लायबिलिटी, वेंडर्स की पेमेंट करने के लिए इस जो फंड रिक्वायर्ड होता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपनी टू कंपनी वेरी करती है और ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि वो इन्वेंट्री के लिए ट्रेड डेट्स को मैनेज करे और वेंडर्स की लायबिलिटी या एम्प्लॉय की लायबिलिटी, सैलरी और वेंडर्स की पेमेंट, इनके लिए फंड को अरेंज करे। क्योंकि अगर ये चीज़ अरेंज नहीं हो सकी तो आपका ऑपरेशन नहीं चल सकेगा, आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए
ये बहुत अहम है कि हम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स को अरेंज करें। इसके लिए हमें मुख्तलिफ बैंक से राब्ते करना होते हैं, मुख्तलिफ बैंक से रिलेशनशिप बढ़ानी होती है और उनसे मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ पे डिस्कस करके उन फैसिलिटीज़ को कंपनी के लिए जो बेहतर होता है फैसला करके लेकर आते हैं, ताकि कंपनी की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ फंड, इन टर्म्स ऑफ मनी पूरी होती रहे और कंपनी की प्रोग्रेस पर कंपनी की ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मनी पैसा ना होने की वजह से ना रुके। ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। अब हमें जब बैंक फैसिलिटीज देता है, हम बैंक की फैसिलिटीज की तरफ जाते हैं, तो वो दो किस्म की फैसिलिटीज हम उससे मांगते हैं या मांग सकते हैं या वो हमें ऑफर करता है। नंबर वन फंडेड फैसिलिटी, नंबर टू नॉन फंडेड फैसिलिटी। फंडेड फैसिलिटी किसे कहते हैं? फंडेड फैसिलिटी उसको कहते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। इस ट्रांजैक्शन के अंदर, इस फैसिलिटीज के अंदर बैंक और कंपनी के दरमियान इन टर्म्स ऑफ मनी रिलेशनशिप बनती है, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन होती है। मनी की सूरत में कंपनी से कोई एग्रीमेंट या कंपनी से कोई मुआहिदा किया जाता है। इस नॉन फंडेड लाइंस या नॉन फंडेड फैसिलिटी कौन सी होती हैं? नॉन फंडेड फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जिसमें कंपनी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं करती, उसमें कंपनी को पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती, ना बैंक को पैसे की ट्रांजैक्शन करनी होती है। बैंक किसी भी कंपनी को नॉन फंड फैसिलिटीज के अंदर पैसा नहीं दे रहा होता, मनी नहीं दे रहा होता। तो ये दो किस्म की फैसिलिटीज होती हैं। अभी क्या क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भाई ऐसी क्या फैसिलिटीज है नॉन फंडेड फैसिलिटीज जिसमें बैंक से हम बात करने जा रहे हैं और वो हमको पैसा भी नहीं दे रहा है, नॉन फंडेड फैसिलिटीज में बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेफर्ड लोन, एलसी डिस्काउंटिंग, और एक्सेप्टेंस ऑफ एलसी, एक्सेप्टेंस ये 5 फैसिलिटीज नॉन फंडेड बैंक हमें ऑफर कर सकता है और हमें इनमें से कोई 5 या कोई 1 या कोई 2 हमें ज़रूरत के मुताबिक चाहिए होती है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अपने हर लेक्चर एक लेक्चर रखेंगे, एक वीडियो इसके लिए बनाएंगे, बैंक गारंटी की भी एक वीडियो बनाएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, डेफर्ड लोन और एलसी डिस्काउंटिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ एलसी के लिए भी। फिलहाल समझने के लिए मैं आपको सिर्फ इसकी डिफिनेशन समझा देता हूँ, इसके लिए बारे में बता देते हैं। सिर्फ बैंक गारंटी वो गारंटी होती है, सिर्फ बैंक पैसा नहीं दे रहा होता है, सिर्फ एक गारंटी बना के दे देता है बॉन्ड पेपर के ऊपर कि अगर इस कंपनी ने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं करी, अपनी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट नहीं करी, तो बैंक जिम्मेदार है, बैंक आपको पेमेंट करेगा। और इस सिलसिले में ये बैंक गारंटी किसी वेंडर को भी दी जा सकती है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दी जा सकती है कि अगर आपको इस कंपनी ने पेमेंट नहीं करी तो इसकी जिम्मेदारी बैंक पे होगी, आपको पेमेंट टाइम पे मिलेगी। अगर हमें किसी डिपार्टमेंट स्वीट गैस डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवानी है तो हम वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाने की बजाय बैंक की गारंटी दे देते हैं कि भाई डिपॉजिट की ज़रूरत नहीं है, गारंटी रखें,
बैंक की। कल अगर आपका कोई भी क्लेम या कोई भी आपके ड्यूज इस कंपनी पर होंगे तो बैंक जिम्मेदार है और बैंक आपको पे करेगा। इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एलसी होती है जो कि लोकल भी हो सकती है और इंपोर्ट की भी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, कंफर्मेशन होती है वेंडर को कि आप ये गुड्स कंपनी को दे दीजिए, कंपनी पेमेंट कर देगी, और कंपनी आपको अगर पेमेंट नहीं करेगी तो बैंक आपको पे करेगा, बैंक इसका जिम्मेदार है। तो इसमें इस वक्त तक कोई फंड नहीं जा रहा जब तक कि कंपनी डिफॉल्ट ना हो जाए या कंपनी पेमेंट करने से मना ना कर दे, उस वक्त तक कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से कोई फंडेड मूवमेंट नहीं हो रही है। इसीलिए इसको नॉन फंडेड फैसिलिटी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट में सिर्फ वेंडर को ये कंफर्मेशन दे दी जाती है, एक तरह से कंफर्मेशन होती है एलसी, कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी में मेंशन है, इन टर्म्स और कंडीशन पे आप सप्लाई गुड्स हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट को दे दीजिए, ये आपको टाइम पे पेमेंट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो बैंक जिम्मेदार है। ये एलसीज 2-3 किस्म की होती हैं। साइट एलसी भी होती है, डीए की एलसी भी होती है, और यूजेंस एलसी भी कहलाती है। अब ये साइड एलसी क्या होती है, डीएलसी क्या होती है, यूजेंस एलसी क्या होती है, इसके बारे में हम जब लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको तफसील से बताएंगे। इसके बाद है डिफॉल्ट लोन। अगर कोई लोन किसी भी बैंक, दूसरे बैंक का या आपके बैंक का या किसी वेंडर्स, किसी दूसरे पार्टी से ड्यू हो गया है और कंपनी अभी पे नहीं कर सकती, तो बैंक रीस्केड्यूल कर देता है और उसकी गारंटी दे देता है कि ये आप रीस्केड्यूल कर दें 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये कंपनी आपको पेमेंट कर देगी, नहीं करेगी तो अब बैंक जिम्मेदार है। नंबर 4, एलसी डिस्काउंटिंग। एलसी डिस्काउंटिंग का मतलब यह है कि आप वेंडर ने भी पेमेंट नहीं करी है, आपके क्लाइंट ने भी आपको पेमेंट नहीं करी है वेंडर को, लेकिन आप दूसरे बैंक को कह देते हैं कि आप इसके बिहाफ पे अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस करके जो भी आपके चार्जेस हैं वेंडर को पेमेंट कर दें। जब टाइम पे मैच्योरिटी आएगी तो बैंक जिम्मेदार है, आपको हम पैसे अपने क्लाइंट से लेके देंगे। इसी तरह एक्सेप्टेंस ऑफ एलसी। एक्सेप्टेंस ऑफ एलसी की लाइन क्या होती है कि आप एलसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी इंपोर्टर ने, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की, उसने बैंक ने आपको एक्सेप्ट कर दिया उसके, आप ये सप्लाई का हमारे क्लाइंट को दे दीजिए इन कंडीशंस के ऊपर, इन टाइम पे जब भी मैच्योरिटी आएगी आपको हमारा क्लाइंट पेमेंट कर देगा। तो जब तक कि ये सिर्फ प्रॉमिसेस हैं, जब तक कि कंपनी डिफॉल्ट ना हो जाए या वो देने से मना ना कर दे, उसके बाद फंडेड, ये सारी फैसिलिटीज फंडेड फैसिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जिस वक्त ये लाइन, जिस वक्त ये कागज या एग्रीमेंट बनता है विद द कस्टमर, विद द वेंडर, उस वक्त तक ये पैसों की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसलिए इसको नॉन फंडेड फैसिलिटी कहते हैं। अब फंडेड फैसिलिटी बहुत सारी होती हैं। अब हम आते हैं फंडेड फैसिलिटी की तरफ। फंडेड फैसिलिटी बहुत सारी होती हैं। नंबर 1 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, नंबर 2 कैश क्रेडिट फैसिलिटी, नंबर 3 ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट, नंबर 4 ब्रिज लोन, नंबर 5 प्लेज, नंबर 6 फॉरेन करेंसी लोन, नंबर 7 reimbursement, pre-shipment and post-shipment loan, foreign currency loan, pre-shipment and post-shipment loan, refinance loan, term loan, MTL, BTL, WTL लोन। ये बहुत सारे फंडेड फैसिलिटी है जो बैंक अपने क्लाइंट की स्ट्रेंथ देखते हुए
या कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखते हुए इनमें से कोई भी फैसिलिटीज अपने लिए बैंक से मांगती है। ये सारी की सारी फंडेड फैसिलिटीज हैं। अब फंडेड फैसिलिटीज जितनी भी हैं इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फंडेड फैसिलिटी को हम सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, नंबर 2 जो दूसरी क्लासिफिकेशन है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 12 महीने के लिए लिए जाते हैं। वो फैसिलिटीज जो बैंक से 12 महीने के लिए या 1 साल के लिए ली जाती है उसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। वो लोन जो कि मोर देन 1 ईयर्स होते हैं या 3 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स होते हैं या 15 ईयर्स होते हैं, जो कि मोर देन 1 ईयर होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। तो ये दो फंडेड फैसिलिटी में कंपनी 2 किस्म की लोन या 2 किस्म की फैसिलिटी बैंक से ले सकती है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लोन, नंबर 2 लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन वो लोन होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल या 12 महीने के लिए लिए जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म लोन वो लोन होते हैं जो कि मोर देन 1 ईयर, 3, 5, 10, 15 साल के लिए लिए जाते हैं। अभी हमने जो फंडेड फैसिलिटीज में लोन की कैटेगरीज पढ़ी थी कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टॉप लाइन, प्लेज, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, रीफाइनेंस लोन, एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी लोन, फला जितने भी लोन हैं इनको अब हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन, टर्म लोन, नंबर 2 MTL लोन। MTL किसे कहते हैं? मशीन टर्म लोन। नंबर 3 BTL लोन। BTL लोन किसे कहते हैं? बिल्डिंग टर्म लोन, जो कि बिल्डिंग के लिए, लैंड के लिए, मशीन के लिए लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं, उनको NTL लोन और BTL लोन कहते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए भी लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है और उसको हम जो कहते हैं उसको कहते हैं WCTL, वर्किंग कैपिटल लोन। ये 4 किस्में हैं, 4 किस्में हैं, टर्म लोन, MTL लोन, BTL लोन, WCTL लोन, जिनको हम लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। अब शॉर्ट टर्म लोन में क्या क्या आ सकता है? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ड्रॉप लाइन, ओवरड्राफ्ट, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, FCY फॉरेन करेंसी लोन, प्लेज, ये सारे लोन आपके शॉर्ट टर्म लोन में आते हैं। इनमें से कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट देखती है, बैंक अपनी फैसिलिटीज देखती है, कंपनी की असिस्ट करती है, उसकी बैलेंस शीट P&L को देखती है और फैसला करती है कि उसको कौन सी फैसिलिटीज देनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में कौन सी फैसिलिटीज देनी चाहिए और शॉर्ट टर्म में कौन सी सिक्योरिटीज देनी चाहिए। जब बैंक ये तमाम चीज़ें दे रहा होता है, कि फैसिलिटीज देख रहा होता है, तो जाहिर है इसमें रिस्क है, बैंक के पास रिस्क है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अमाउंट लोन में दे रहा है। सपोज किसी ने 100 मिलियन का लोन अप्लाई किया है, किसी कंपनी ने, किसी ने 500 मिलियन का लोन अप्लाई किया है, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंक कंपनी को दे रहा है।
तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। जहां मनी ट्रांसफर होती है वहीं रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस रिस्क को बैंक कवर करता है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करके इस रिस्क को कवर करता है, इस रिस्क को कवर करता है मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि अगर कल कंपनी बैंक करप्ट हो जाए या कंपनी पैसे देने की काबिल ना रहे तो उसके पास रिस्क कवर्ड हो, उसकी कोई लॉस ना हो। जब बैंक अपने तमाम लोन्स के रिस्क को कवर रखता है तो ऐसे लोन सिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। बैंक हमेशा कंपनीज को सिक्योर्ड लोन ही देते हैं जहां वो अपने तमाम रिस्क को कवर करके कंपनी को लोन दे रहे होते हैं या फैसिलिटीज दे रहे होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन जो हैं बहुत कम पैमाने पे बहुत छोटे अमाउंट होते हैं, जो कि ज़्यादातर पर्सनल लोन की कैटेगरी में आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन वो होते हैं जिसके पीछे कंपनी की कोई गारंटी नहीं हो, जिसके लिए बैंक के पास कोई गारंटी नहीं होती। अगर किसी ने कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए या देने से मना कर दे तो बैंक के पास कोई रास्ता नहीं होता कि वो अपने पैसे को रिकवर कर सके। अब रिस्क को कवर करने के लिए कंपनी के पास कोलेटरल होता है, वो अपने सिक्योरिटीज को कंपनी के पास बैंक के पास रखती है, सिक्योरिटीज रखती है। अब वो क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1 प्लेज, नंबर हाइपोथेटिशन, मॉर्गेज, असाइनमेंट। चार किस्म के सिक्योरिटीज बैंक अपने पास किसी भी कंपनी के अपने पास रख सकता है उसको लोन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देने के लिए। नंबर 1 प्लेज, नंबर 2 हाइपो, मॉर्गेज, असाइनमेंट्स। ये चार किस्म की वो सिक्योरिटीज हैं जो कंपनी लोन लेने के लिए बैंक को देती है। अब ये क्या होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं कि किस तरह का रिस्क है। तो ये रिस्क मूवेबल है, हाइपो ये भी मूवेबल है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मॉर्गेज ये नॉन मूवेबल है, इसी तरह असाइनमेंट ये भी मूवेबल है। अब जो सिक्योरिटी दी जाती है प्लेज, प्लेज किसको क्या कर सकते हैं हम? इन्वेंट्री। हमने इन्वेंट्री अपनी स्टॉक जो है बैंक के हवाले कर दिया, तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक मूवेबल एसेट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो बैंक इन्वेंट्री को अपनी कस्टडी में रख लेता है किसी भी फैसिलिटीज के अगेंस्ट। अभी हम उसका भी जिक्र आगे करेंगे। हाइपो ये बैंक इस पे चार्ज ले लेता है। हाइपो क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टीज पे ट्रेड डेटर्स एंड स्टॉक इस पे चार्ज रख लेता है, ये इस पे चार्ज हो जाता है। मॉर्गेज, मॉर्गेज जो होती है वो नॉन मूवेबल है, वो एसेट्स जो कि लैंड के साथ जुड़ जाए, जो जमीन के साथ जुड़ जाए उसको नॉन मूवेबल कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, हम बिल्डिंग को प्लेज मॉर्गेज कर सकते हैं, अपनी बिल्डिंग को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं, तो ये नॉन मूवेबल होती है। असाइनमेंट इस फैसिलिटी में भी मूवेबल रिस्क दिया जाता है। नंबर 3 सिक्योरिटी। अब हम टाइप के बाद हम देखेंगे सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी क्या होती है, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है बैंक के पास चली जाती है। इन्वेंट्री बैंक के पास चली जाती है तो ये हो जाती है बेलमेंट्स ऑफ गुड्स। यानी कि एग्रीमेंट हो गया कि गुड्स जो है अब बैंक की कस्टडी में है, बेलमेंट ऑफ गुड्स कहते हैं। अब बैंक की मर्जी के बगैर, बैंक की परमिशन के बगैर आप इस गुड्स को ना यूज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, प्रेज में जो आपने प्रेज करवाया इन्वेंट्री, वो फिक्स होती है कि आपने 1 लाख बेलें कॉटन की बैंक को प्लेज करवा दी, वो फिक्स हैं, आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसमें चार्ज जो होगा फिक्स होगा, चार्ज जो होगा इसमें फिक्स होगा। हाइपो के केस में जो हम फैसिलिटीज लेते हैं उसके अंदर बैलेंसेस चेंज होते रहते हैं। बैलेंस स्टॉक डेटर्स की पोजीशन चेंज होती रहती है। बिल्डिंग जो हमने दी है इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। इस तरह असाइनमेंट इसमें भी चेंज होती रहती है। तो ये जो है फ्लोटिंग होता है। बिल्डिंग की वैल्यू फिक्स है, इसलिए बिल्डिंग में आपका चार्ज फिक्स आएगा और असाइनमेंट में भी आपका चार्ज फिक्स आएगा, क्योंकि मॉर्गेज में बिल्डिंग की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये फिक्स है। असाइनमेंट में भी आपको चार्ज जो है फिक्स रहेगा। सिर्फ इसके अंदर क्योंकि स्टॉक आप बेच भी रहे हैं और डेटर के पास से पैसे आ भी रहे हैं, जा भी रहे, आपकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए ये इस पे चार्ज फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है। ये चार्ज फ्लोटिंग चार्ज कहलाएगा। तो टाइप ऑफ चार्ज क्या हो गया, प्लेज और मॉर्गेज असाइनमेंट की शक्ल में फ्लोटिंग ये फिक्स चार्ज होता है, जबकि दूसरा फिक्स होता है। अब अगला डिफरेंस क्या है, पोजीशन। प्लेज की सूरत में पोजीशन किसके पास होगा, बैंक के पास, लैंडर के पास। यहां पे ये सब चीजें कंपनी के पास होती हैं, अपना स्टॉक सेल भी कर सकता है, अपना स्टॉक यूज भी कर सकता है, तो ये बोरोवर के पास ही होती हैं। इस मॉर्गेज की शक्ल में भी जो बिल्डिंग है वो बोरोवर के पास ही होती है, जिसको यूज करना होता है, तो इसमें ही पोजीशन बोरोवर के ही पास होता है और ये भी बोरोवर के ही पास होता है। तो पोजीशन सिर्फ प्लेज की शक्ल में लेंडर के पास होता है, जो कि लेंडर अपने पास रखता है, बाकी तीनों शक्लों में बोरोवर के पास ही मिल्कियत रहती है। इसके बाद बल्कि असाइनमेंट में भी लेंडर के पास मिल्कियत चली जाती है। असाइनमेंट में भी मिल्कियत जो है लेंडर के पास चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ हाइपो और मॉर्गेज की सूरत में बोरोवर के पास प्रॉपर्टी या जिस पे भी चार्ज दिया गया है, सिक्योरिटी दी गई है, वो बोरोवर के पास होती है। असाइनमेंट और प्लेज की सूरत में जो भी रिस्क, जिससे भी रिस्क कवर हो रहा है, वो बोरोवर के पास होता है। अब इसके बाद अगर डिफॉल्ट हो जाए, अगर हम डिफॉल्ट हो जाए, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो प्लेज की शक्ल में इन्वेंट्री की बैंक के पास ही है, अगर आप डिफॉल्ट हो रहे हैं और पैसे अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक के पास राइट है कि किसी कोर्ट के डिसीजन के इंतजार के बगैर आपकी इन्वेंट्री को सेल करके अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। हाइपो के केस में क्योंकि पोजीशन आपके पास है, हाइपो के केस में पोजीशन आपके पास है, तो पहले वो आपको नोटिस जारी करेगा
इन केस ऑफ द डिफॉल्ट आपको नोटिस जारी करेगा और पोजीशन चेंज करा के अपने फेवर में लेगा और फिर वो सेल कर देगा। मॉर्गेज की शक्ल भी यही होगी, क्योंकि उस सूरत में ये पोजीशन बॉलर के पास है, बॉलर को बैंक एक नोटिस इशू करेगा, उसके बाद वो अपने पास पोजीशन चेंज करके उस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट रखता है। लेकिन असाइनमेंट की शक्ल में, असाइनमेंट किसे कहते हैं इसको मैं आपको डिटेल से बताता हूं। असाइनमेंट में जो रखा जाता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक मूवेबल पॉलिसी है, आप इसको मूव कर सकते हैं क्योंकि ये लैंड से जुड़ी हुई नहीं है और इसकी पॉलिसी भी फिक्स होती है। जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी सपोज आपकी 5 लाख रुपए की है, इंश्योरेंस पॉलिसी सपोज आपकी 5 लाख रुपए की है और 2 साल बाद, ये 3-4 साल की पॉलिसी है, 2 साल बाद आप बैंक के पास लोन लेने गए और उसको टाइटल चेंज करा दिया, पॉलिसी उसके हवाले कर दी और आपने कहा कि 2 साल बाद मेरा यहाँ पे क्लेम 2 लाख का कंफर्म हो चुका है, 4 साल बाद ये मेरा क्लेम 5 लाख का हो जाएगा, लेकिन अभी मेरा क्लेम 2 लाख का 2 साल बाद कंफर्म हो गया है। तो इसके अगेंस्ट बैंक आपको अपना मार्जिन रखते हुए 1.5 लाख रुपए लोन दे देता है और आपसे पॉलिसी अपने पास लेके रख लेता है, अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहती। अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो बैंक के पास ये राइट है कि वो इस क्लेम को कंपनी से क्लेम कर सकता है और जो 2 लाख का क्लेम बन गया था उस वक्त तक वो कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी से लेके अपने अमाउंट को, अपने लॉस को पूरा कर सकता है। अब इसके बाद आता है कि हम लोन की शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन की किस्में जो हमने पढ़ी वो क्या क्या हैं। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ओवरड्राफ्ट लोन क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, फॉरेन करेंसी लोन क्या होता है, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट लोन क्या होते हैं, प्लेज लोन क्या होते हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लिहाजा आपको हमारा ये चैनल मज़ीद देखते रहना चाहिए और इसको अपडेट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल के आई बटन को प्रेस करें ताकि इस सिलसिले की आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। शुक्रिया, कैरियर मैनेजमेंट फाउंडेशन की तरफ से शुक्रिया।